नमस्कार, इनसाइड आउट के एक और एपिसोड के साथ हाजिर हूं मैं राज ठाकुर आपके साथ। आज बात भारत गणराज्य की, लोकतंत्र की, संविधान की। जिस देश में हम रहते हैं उसके सिस्टम को कितना समझते हैं, जिस शासन प्रशासन पर हम आरोप लगाते हैं उसे हम कितना समझते हैं। क्या हम सच में अपने संविधान को जानते हैं? क्या हम लोकतंत्र को सिर्फ एक वोट देने की प्रक्रिया समझते हैं? क्या आपको पता है कि लोकसभा और राज्यसभा में क्या फर्क होता है? क्या विधानसभा और विधान परिषद एक जैसी होती है? सरकार कैसे गिरती है? राष्ट्रपति शासन क्यों लगता है, कैसे लगता है? और सबसे अहम, क्या लोकतंत्र सिर्फ चुनाव तक सीमित है? आज के एपिसोड में बात होगी संविधान से लेकर संसद की कार्रवाई की, राज्यों की। जानेंगे कि आखिर ये लोकतंत्र चलता कैसे है और हम इसमें कहां खड़े हैं। क्योंकि जब तक नागरिक जागरूक नहीं होंगे तब तक संविधान महज कागजी है और लोकतंत्र बस एक सपना। आज का एपिसोड सशक्त भारत, सशक्त लोकतंत्र के नाम। आज इनसाइड आउट में जानेंगे भारत के संविधान के बारे में। यह कब बना, किसने बनाया, इसकी खूबी क्या है, संविधान की प्रस्तावना में गणराज्य और लोकतंत्र शब्द का अर्थ क्या है, लोकतंत्र का मतलब होता क्या है, लोकसभा और राज्यसभा में अंतर क्या होता है, लोकसभा और राज्यसभा कैसे काम करती है, राज्यसभा सदस्यों का चुनाव होता कैसे है, लोकतंत्र में जनता की भूमिका क्या सिर्फ चुनाव तक सीमित होती है, विधानसभा और विधान परिषद में अंतर क्या है, सरकार गिरने का मतलब क्या होता है, यह प्रक्रिया कैसे काम करती है, लोकसभा भंग होने की स्थिति में सरकार कौन चलाता है, राष्ट्रपति शासन किस स्थिति में लगाया जा सकता है। इन सब सवालों का जवाब जानेंगे हम आज के इनसाइड आउट में। तह तक जाएंगे और तमाम चीजें रखेंगे आपके सामने। भारत को आजादी तो 15 अगस्त 1947 को मिल गई थी, लेकिन भारत को ताकत मिली 1950 में, जब देश में अपना संविधान लागू हुआ। 26 जनवरी 1950 यही वो तारीख थी जब भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बना। भारत के संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं, जो ये तय करती है कि देश कैसे चलेगा, लोगों को क्या अधिकार मिलेंगे और सरकार की शक्तियां क्या होंगी। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। यह सिर्फ एक कानून की किताब नहीं, बल्कि हमारे अधिकारों, कर्तव्यों और शासन की पूरी व्यवस्था का खाका भी है। इसे संविधान सभा ने तैयार किया था, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कर रहे थे, और इसका मसौदा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में ड्राफ्टिंग कमेटी ने तैयार किया। भारत का संविधान एक बहुत ही विशिष्ट संविधान है। इसको लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है और इसकी विशेषताएं बहुत हैं। ये फेडरल है, यूनिफेडरल है और रिजिड है, फ्लेक्सिबल है। शुरू से अगर हम देखें तो हमारे संविधान को बनाने के लिए 2 साल और 11 महीने और कुछ दिन लगे थे। 9 दिसंबर 1946 को पहली इसकी बैठक हुई थी। 1945 में लॉर्ड वोवेल ने डिक्लेयर किया था कि भारत का संविधान भारत के लोगों के द्वारा बनाया जाना चाहिए। तो तब हमारी पहली सरकार 2 सितंबर 1946 को बनी थी और 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक संविधान बनाने की लिए हुई, जिसमें डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा जी को चेयरमैन बना गया और परमानेंट चेयरमैन 11 दिसंबर 2 दिन बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया। चलिए अब समझते हैं संसद को। भारत की संसद 2 सदनों से मिलकर बनी होती है, लोकसभा और राज्यसभा। इन दोनों के अलावा राष्ट्रपति भी संसद का हिस्सा होते हैं। संसद का मुख्य काम होता है कानून बनाना, बजट पास करना और सरकार से सवाल पूछकर जनता की आवाज को उठाना। लोकसभा यानी निचला सदन, लोअर हाउस, और राज्यसभा यानी ऊपरी सदन, अपर हाउस। जब देश में पहला आम चुनाव हुआ और संसद का कामकाज शुरू हुआ, तब यह महसूस किया गया कि संसद में एक ऐसा सदन होना चाहिए जो राज्यों के हितों का प्रतिनिधित्व करे और लंबे समय तक स्थिरता बनाए रखे। इसी सोच के तहत 3 अप्रैल 1952 को पहली बार राज्यसभा का गठन हुआ और 23 अगस्त 1954 को इसका विधिवत नामकरण हुआ। राज्यसभा को स्थायी सदन कहा जाता है क्योंकि इसे कभी भंग नहीं किया जाता, जबकि लोकसभा हर 5 साल में
भंग हो सकती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं। इनमें से 12 सदस्यों को राष्ट्रपति नामांकित करते हैं, जो कला, साहित्य, विज्ञान और सामाजिक सेवा जैसे क्षेत्रों में विशिष्ट योगदान देने वाले होते हैं। बाकी के अधिकतम 238 सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं। हालांकि राज्यसभा की वर्तमान सदस्य संख्या 245 है, जिनमें से 233 सदस्य राज्यों और बाकी राष्ट्रपति की ओर से मनोनीत किए गए। राज्यसभा में किस राज्य को कितनी सीटें मिलेंगी, यह उस राज्य की आबादी के आधार पर तय होता है। यह व्यवस्था संविधान की अनुसूची 4 में दी गई है। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे अधिक होने के कारण उसे 31 सीटें मिली है, जबकि इसके बाद महाराष्ट्र को 19, पश्चिम बंगाल और बिहार को 16 सीटें मिली है। दूसरी ओर गोवा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश जैसे छोटे राज्यों को केवल 1-1 सीट मिली है। कुछ केंद्र शासित प्रदेश जैसे अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, चंडीगढ़ आदि राज्यसभा में कोई सदस्य नहीं होता। देखिए, लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही पार्लियामेंट के हिस्से हैं। पार्लियामेंट जो बनती है वो राष्ट्रपति जी से और सदन के दोनों हिस्सों से बनती है। इसका अपर हाउस राज्यसभा है और लोअर हाउस लोकसभा है। लोकसभा को पॉपुलर हाउस कहते हैं, जो डायरेक्ट वोटिंग से इलेक्टोरेट उनको चुनते हैं। लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है, जबकि राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है। लोकसभा के मेंबर 5 साल के लिए चुने जाते हैं, जबकि राज्यसभा के मेंबर 6 साल के लिए चुने जाते हैं और लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर्स के द्वारा वो चुने जाते हैं। इसमें ये खास विशेषता है। दूसरी बात ये है कि इनके सदस्यों की एज में भी फ़र्क है। जो राज्यसभा का मेंबर होते हैं उसकी एज मिनिमम 30 ईयर्स होती है और जो लोकसभा के होते हैं वो 25 ईयर्स होती है। राज्यसभा चुनाव सीधे जनता नहीं करती, बल्कि हर राज्य की विधानसभा के चुने हुए विधायक राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं। ये चुनाव एकल संक्रमणीय वोट प्रणाली यानी कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट और अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली यानी कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के तहत होता है। विधान परिषद सदस्य राज्यसभा चुनाव में वोट नहीं देते। वहीं राष्ट्रपति की ओर से नॉमिनेटेड सदस्यों को चुनाव नहीं होता है, क्योंकि वो राष्ट्रपति की तरफ से नॉमिनेट किए जाते हैं। राज्यसभा के हर सदस्य का कार्यकाल 6 साल का होता है, लेकिन हर 2 साल में इसके 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं और उनकी जगह एक नए सदस्य को चुन लिया जाता है। यही प्रक्रिया राज्यसभा को स्थायी सदन बनाती है। अगर कोई पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव अपनी पार्टी के मेंबर की वोट को देखना चाहता है कि उन्होंने किसके लिए वोट डाली है, तो उसको वोट दिखाने का अधिकार है। अगर नहीं दिखाएगा तो वो कैंसिल मानी जाएगी। अगर वो बगैर दिखाए भी चला गया तो भी वो कैंसिल मानी जाएगी। अगर वो दिखाने के बाद में डाल देता है, अगर वोट किसी दूसरे के आदमी को भी उसने डाली है, तो फिर वो वोट कैंसिल नहीं होगी, वो पार्टी का विदिन अंदर का मामला हो जाता है। एक विशेष बात इसकी ये है कि यहाँ पर एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होता। इसमें यहाँ पर विप लागू नहीं होता। विप जारी तो कोई कर सकते हैं, लेकिन एंटी डिफेक्शन लॉ के हिसाब से इस पर विप लागू नहीं होता। अगर कोई पार्टी कहती है कि इसी पार्टी को आपने, इसी कैंडिडेट को आपने वोट डालनी है और वो नहीं डालते, तो वो डिस्क्वालीफाई के अंडर नहीं आते। अब लोकसभा को समझते हैं। लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है, यानी लोअर हाउस। यहीं से बनती है भारत की सरकार, जो देश पर शासन करती है। लोकसभा को भारतीय लोकतंत्र की रीढ़ यानी कि बैकबोन भी कहा जाता है, क्योंकि यही सदन तय करता है कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन सरकार चलाएगा और देश की नीतियां किस दिशा में आगे जाएंगी। इसीलिए लोकसभा चुनावों को देश का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक उत्सव भी कहा जाता है। एक मेंबर जनता की आवाज़ को सदन में उठाते हैं और जनता की ग्रीवेंसेस को दूर कराते हैं। जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वो वहाँ पर काम कराते हैं, चाहे वो क्वेश्चन के माध्यम से हो, रेजोल्यूशंस के माध्यम से हो, चाहे वो शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन के माध्यम से हो, चाहे एडजर्नमेंट मोशन के माध्यम से हो, चाहे कॉलिंग अटेंशन नोटिस के माध्यम से हो। तो लोकसभा इस तरह अपनी काम को करती रहती है और इसका ओवरऑल सुपरविजन ऑनरेबल स्पीकर का होता है। सेक्रेटरी जनरल लोकसभा इसके एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होते हैं। लोकसभा की 2 विंग होती हैं, एक लेजिस्लेटिव विंग, एक एडमिनिस्ट्रेटिव विंग।
लोकसभा का गठन पहली बार 17 अप्रैल 1952 को हुआ, जब देश में पहला आम चुनाव संपन्न हुआ था। इसे आमतौर पर जनता का सदन कहा जाता है क्योंकि इसके सदस्य सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं। संविधान के अनुसार लोकसभा में अधिकतम 552 सदस्य हो सकते हैं। 530 सदस्य राज्य से और 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं। 2 सदस्य राष्ट्रपति नॉमिनेट कर सकते थे, लेकिन यह क्राइटेरिया अब खत्म हो चुका है। वर्तमान में लोकसभा की कुल सीटें 543 है, जिन पर जनता सीधे वोट डालती है। लोकसभा के सदस्य सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं। भारत में हर वयस्क नागरिक जो 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र का है, वोट डाल सकता है। हर लोकसभा क्षेत्र में एक सांसद चुना जाता है। जिस उम्मीदवार को सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं, वो विजेता घोषित होता है। लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है, लेकिन अगर सरकार कमजोर पड़ जाए, सरकार गिर जाए या राष्ट्रपति को लगे कि स्थिति अस्थिर है, तो लोकसभा को समय से पहले भंग किया जा सकता है। 1977, 1999 और 2004 में लोकसभा को समय से पहले भंग करना पड़ा था। चुनी हुई सरकार के नेता को देश का प्रधानमंत्री बनाया जाता है। जहां लोकसभा भंग होती है वहां पर राष्ट्रपति, आप सेंटर में देखिए कभी राष्ट्रपति शासन नहीं लगता। राष्ट्रपति शासन ही सिर्फ स्टेट में लगते हैं। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो सबसे पहला क्वेश्चन आपका था, ये एक यूनिकनेस है कि हमारे देश में कभी भी सरकार सेंटर में बगैर सरकार की सेंटर नहीं रहेगी, किसी भी हालत में नहीं रहेगी। वहाँ पर सरकार बनी ही रहेगी और इसी वजह से राष्ट्रपति शासन नहीं लगा। लोकसभा जब भंग हो जाती है तो वहाँ पर केयरटेकर गवर्नमेंट होती है। लोकसभा को कई मामलों में राज्यसभा से ज्यादा ताकत दी गई है, जैसे सरकार बनाना और गिराना। देश का बजट सिर्फ लोकसभा में पेश होता है। अविश्वास प्रस्ताव सिर्फ लोकसभा में लाया जा सकता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और उच्च संवैधानिक पदों के चुनाव में लोकसभा की बड़ी भूमिका होती है। चलिए बात लोकसभा स्पीकर की कर लेते हैं। लोकसभा की कार्यवाही लोकसभा अध्यक्ष यानी कि स्पीकर संचालित करते हैं। लोकसभा स्पीकर का चुनाव सदन के भीतर चुने गए सांसद करते हैं। लोकसभा से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको बताएं। 1952 में पहली लोकसभा के चुनाव में देश में कुल 17.6 करोड़ वोटर थे, जबकि 2024 तक यह संख्या बढ़कर 96.88 करोड़ हो चुकी है। लोकसभा में सबसे ज्यादा सांसद देने वाला राज्य है उत्तर प्रदेश, जहां लोकसभा की कुल 80 सीटें हैं, जबकि पुडुचेरी, लक्षद्वीप, मिजोरम जैसे छोटे राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के पास एक-एक लोकसभा सीट है। लोकसभा और राज्यसभा की ही तरह राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद होती है। पहले विधानसभा को समझते हैं। विधानसभा उसी तरह काम करती है जैसे लोकसभा। विधानसभा के सदस्य सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं। विधानसभा चुनाव में जीतने वाले सदस्य विधायक कहलाते हैं। जीते हुए दल की सरकार बनती है और जीते हुए दल के विधायक मिलकर अपना नेता चुनते हैं, जो राज्य का मुख्यमंत्री बनता है। विधानसभा का कार्यकाल भी 5 साल का होता है। विधानसभा कानून बना सकती है, राज्य के बजट पर चर्चा कर सकती है और यही विपक्ष के नेता राज्य सरकार से जवाब मांग सकते हैं। विधानसभा में भी एक अध्यक्ष होता है, जिसे स्पीकर कहा जाता है और जिसे विधानसभा के सदस्य आपस में बहुमत से चुनते हैं। अब बात विधान परिषद की, जो देश के कुछ चुनिंदा राज्यों में ही है। विधान परिषद को राज्य का उच्च सदन कहा जाता है। देश में केवल उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक ही ऐसे राज्य हैं जहां विधान परिषद है। इसके सदस्य सीधे जनता द्वारा नहीं चुने जाते, बल्कि इनमें से कुछ को शिक्षक, स्नातक, स्थानीय निकाय आदि चुनते हैं और कुछ को राज्यपाल नामित करते हैं। इसका कार्यकाल भी राज्यसभा की ही तरह 6 साल का होता है और हर 6 साल में इसके 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं। राज्य विधान परिषद के जो इलेक्शन होते हैं वो 1/3 तो होते हैं ग्रेजुएट से, 1/12 होते हैं टीचर से या बोर्ड से, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से, म्यूनिसिपल कमेटी से, और बाकी कुछ लेजिस्लेटिव असेंबलीज की 1/3 होती हैं और बाकी गवर्नर साहब उनको नॉमिनेट करते हैं। अब राष्ट्रपति और राज्यपाल के बारे में आपको विस्तार से समझाते हैं। सबसे पहले राष्ट्रपति। संविधान के अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति देश के सबसे ऊंचे संवैधानिक पद पर होते हैं। उन्हें भारत गणराज्य का कार्यकारी प्रमुख कहा जाता है।
देश के सभी सरकारी कार्य उन्हीं के नाम से किए जाते हैं। जैसे कि संविधान के अनुच्छेद 53 में बताया गया है, इसका मतलब ये कि केंद्र सरकार की सारी कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में ही निहित मानी जाती है। राष्ट्रपति ही देश के प्रथम नागरिक होते हैं और भारतीय सशक्त सैनिकों के सर्वोच्च सेनापति भी। यानी भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना सभी राष्ट्रपति के अधीन होते हैं। राष्ट्रपति को युद्ध या शांति की घोषणा करने और देश में आपातकाल लगाने या हटाने का अधिकार भी होता है। हालांकि व्यवहार में राष्ट्रपति के पास बहुत सी शक्तियां होते हुए भी वो ज्यादातर फैसले प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही लेते हैं। संविधान में तय कुछ परिस्थितियों को छोड़कर राष्ट्रपति स्वतंत्र रूप से निर्णय नहीं लेते, इसीलिए उन्हें एक औपचारिक या प्रतिनिधि प्रमुख भी कहा जाता है। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए जरूरी है कि वो व्यक्ति भारतीय नागरिक हो, उसकी उम्र कम से कम 35 साल होनी चाहिए और वो लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। साथ ही वो केंद्र या राज्य सरकार में किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। हालांकि वर्तमान राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, किसी राज्य के राज्यपाल या कोई मंत्री केंद्र या फिर राज्य में इस पर चुनाव में उम्मीदवार बन सकते हैं। अगर राष्ट्रपति चुनाव को लेकर कोई विवाद होता है तो उसका अंतिम फैसला भारत का सर्वोच्च न्यायालय करता है। किसी व्यक्ति को कितनी बार भी राष्ट्रपति चुना जा सकता है, इसके लिए संविधान में कोई सीमा तय नहीं की गई। अब तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति रहे हैं जिन्होंने 2 बार इस पद पर काम किया है। राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास स्थान नई दिल्ली में स्थित राष्ट्रपति भवन होता है, जिसे रायसीना हिल्स भी कहा जाता है। यह भवन सिर्फ रहने की जगह नहीं, बल्कि भारत के लोकतांत्रिक तंत्र का एक शक्तिशाली प्रतीक भी है। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव भारतीय संविधान के अनुच्छेद 55 के तहत होता है। राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष जनता नहीं, बल्कि एक चुनाव मंडल यानी इलेक्टोरल कॉलेज करता है। इसमें भारत के संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी शामिल होते हैं। राष्ट्रपति चुनाव में प्रो राटा वैल्यू का सिद्धांत लागू होता है, यानी हर एमएलए और एमपी का वोट समान वजन का नहीं होता, बल्कि राज्य की जनसंख्या के आधार पर यह तय होता है। अगर किसी उम्मीदवार को शुरू में बहुमत नहीं मिलता तो सबसे कम वोट पाने वाले उम्मीदवार को हटाकर उसके वोट दूसरे उम्मीदवार में बांटे जाते हैं। यह प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक किसी को स्पष्ट बहुमत ना मिल जाए। अनुच्छेद 74 के अनुसार भारत में राष्ट्रपति का पद व्यवस्थात्मक यानी कॉन्स्टिट्यूशनल है। व्यवस्थात्मक पद का अर्थ है ऐसा पद जो संविधान द्वारा स्थापित हो और जिसकी भूमिका, अधिकार और सीमाएं संविधान में तय की गई हो। राष्ट्रपति लगभग सभी फैसले प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर लेते हैं। भारत में राष्ट्रपति खुद कोई नीति नहीं बनाते, लेकिन जब संसद, न्यायपालिका या कार्यपालिका अपने अधिकार से भटकने लगे, तब राष्ट्रपति हस्तक्षेप कर सकते हैं। राष्ट्रपति के संविधान उल्लंघन की स्थिति में संसद उन पर महाभियोग चलाकर उन्हें पद से हटा सकती है। यह कार्रवाई संविधान के अनुच्छेद 61 के तहत की जाती है। एक तो कोई सरकार माइनॉरिटी में आ जाती है, या कोई सरकार इलेक्शन के बाद में माइनॉरिटी मेजॉरिटी नहीं बना पाती है, या कोई सरकार के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन या कॉन्फिडेंस मोशन में वो गिर जाती है, या उस सरकार में अंडर आर्टिकल 356 वो संसदीय प्रणाली के अनुसार, संसदीय स्कीम के अनुसार कर नहीं पा रही, वो फिर कॉन्स्टिट्यूशन फेलियर हो जाती है, तो उन हालातों में राष्ट्रपति शासन लग जाता है, तो वहाँ पर सरकार गिर जाती है और उसके राष्ट्रपति शासन लग जाता है। सरकार गिरने पर राष्ट्रपति शासन अंडर आर्टिकल 356 भी लग जाता है, और जब दूसरी तरीके से कॉन्फिडेंस मोशन या नो कॉन्फिडेंस मोशन गिरती है या सरकार बनाने में, नई सरकार बनाने में असफल रहती है, तो भी राष्ट्रपति शासन लग जाते हैं। अब आपको भारत के उपराष्ट्रपति से जुड़ी जानकारी भी दे देते हैं। देश में उपराष्ट्रपति पद दूसरा सबसे ऊंचा संवैधानिक पद है। उपराष्ट्रपति उच्च सदन यानी राज्यसभा के अध्यक्ष भी होते हैं। उपराष्ट्रपति का चुनाव गोपनीय बैलेट से होता है। इस चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं। चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत पद्धति अपनाई जाती है।
भारत के उपराष्ट्रपति बनने के लिए पात्र को भारत का नागरिक होना जरूरी है। उम्र कम से कम 35 साल होनी चाहिए। राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। इसके साथ ही वो किसी लाभ के पद पर नहीं होने चाहिए, यानी कोई सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है। एक उम्मीदवार फिर से भी चुनाव लड़ सकता है। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति, मृत्यु, इस्तीफा या हटने की स्थिति में राष्ट्रपति को ही कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया जाता है। अगर कभी उपराष्ट्रपति को हटाने की स्थिति बन जाए तो उसके लिए राज्यसभा में विशेष प्रस्ताव लाया जाता है, जिसके लिए लोकसभा की सहमति भी होनी चाहिए। चलिए बात राज्यपाल की। भारत में हर राज्य का एक राज्यपाल होता है जो वहां का संवैधानिक प्रमुख होता है। विधानसभा सत्र बुलाना, विधेयकों को मंजूरी देना या सरकार बनाने के लिए मुख्यमंत्री को आमंत्रित करना, यह सब राज्यपाल की जिम्मेदारी में आता है। हालांकि राज्यपाल आमतौर पर मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद की सलाह पर ही काम करते हैं। अब आपको उपराज्यपाल के बारे में भी बताते हैं। क्या सभी केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल होते हैं? तो जवाब है नहीं। सभी केंद्र शासित प्रदेशों यानी कि यूनियन टेरिटरीज में उपराज्यपाल नहीं होते। केंद्र शासित प्रदेशों में कहां उपराज्यपाल होंगे और कहां प्रशासक नियुक्त किए जाएंगे, यह संविधान और राष्ट्रपति की अधिसूचना पर निर्भर करता है। भारत में 3 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां उपराज्यपाल पद होता है, क्योंकि इन प्रदेशों के पास कुछ हद तक चुनी हुई विधानसभा और सरकार होती है। ये यूटी है, दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर। भारत के बाकी केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशासक यानी कि एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त होते हैं, जिन्हें राष्ट्रपति चुनते हैं। ये आईएएस अधिकारी या किसी राज्य के राज्यपाल भी हो सकते हैं, जिन्हें अतिरिक्त कार्यभार दिया गया हो। ये यूटी है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। यहाँ के प्रशासक उपराज्यपाल कहलाते हैं, लेकिन वो दिल्ली, पुडुचेरी जैसे विधानसभा वाले उपराज्यपाल नहीं होते। लक्षद्वीप, दादर और नागर हवेली, दमन और दीव में भी प्रशासक है। चंडीगढ़ में प्रशासक के रूप में पंजाब के राज्यपाल जिम्मेदारी संभालते हैं। 2019 में नए बने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में राज्यपाल का पद है, लेकिन ये पूरी तरह से प्रशासकीय नियंत्रण में है, विधानसभा के नहीं। भारत का लोकतंत्र तभी मजबूत हो सकता है जब देश का हर नागरिक समझे कि संसद और विधानसभाएं करती क्या है। कानून बनाने से लेकर नीतियां तय करने तक सब कुछ इन्हीं संस्थाओं के माध्यम से होता है। लोकसभा और विधानसभा जनता की सीधी आवाज है, जबकि राज्यसभा और विधान परिषद राज्यों और विभिन्न क्षेत्रों की विशेषता का प्रतिनिधित्व करती है। जब हम अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं, तब हमें यह जरूर जानना चाहिए कि वो संसद और विधानसभाओं में क्या काम कर रहे हैं। वोट डाल दी और बात खत्म हो गई, लेकिन ऐसा नहीं है। जनता पूरे 5 साल तक सतर्क रहना चाहिए, सतर्क रहती भी है। उनके अपने चुने हुए प्रतिनिधि लोकसभा और विधानसभा में जाते हैं, पर विधान परिषद में जाते हैं और राज्यसभा में जाते हैं। वो सब जनता के प्रतिनिधि होते हैं और पूरे वर्ष वो जनता के ही काम करते रहते हैं और जनता की आवाज़ जो उठती है, जनता की आवाज़, उन्हीं को वो वहाँ तक पहुँचाते हैं। तो जनता की सतर्कता, मेंबर की सतर्कता, इसी से हमारा लोकतंत्र मजबूत होता है और हमारी संसदीय प्रणाली आगे विकसित हो रही है और होती रहेगी। लोकतंत्र नागरिक की सबसे बड़ी ताकत है। यही हमें अधिकार देता है, सवाल करने की शक्ति भी देता है और सरकार से जवाब मांगने का अधिकार भी हमें यही देता है। लेकिन इस ताकत को बनाए रखने के लिए जरूरी है कि हम खुद जागरूक रहें, संविधान को समझें और अपनी जिम्मेदारियां भी बाखूबी निभाएं। जब हर भारतीय अपने लोकतंत्र को समझेगा, तभी भारत सशक्त बनेगा। इनसाइड आउट के आज के एपिसोड में हमारा और आपका साथ इतना ही, लेकिन कल एक मर्तबा फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। जाएंगे उसकी तह तक और दिखाएंगे आपको पूरा इनसाइड आउट। नमस्कार।